करने वाले हैं आज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है मेनली, सबसे पहले एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका होता है, ठीक है, लेकिन उसका होना कॉन्ट्रैक्ट का या ना होना इवेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड करता है। यदि फ्यूचर में वो इवेंट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जा सकता है, यदि नहीं होता है तो भी किया जा सकता है। ठीक है, बट उसके केस में क्या होता है, कुछ कंडीशन अप्लाई होती हैं। ठीक है, कुछ रूल्स हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी बन चुका होता है, लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है, इवेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, वह इवेंट होगा या नहीं होगा। ठीक, तो आइए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को देखने के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पहले। ठीक है, कंटिंजेंट जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही ऑलरेडी बन चुका होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्स होना या ना होना किस पे डिपेंड करता है, जो मैं जिसने भी इंश्योरेंस लिया है, फॉर एग्जांपल किसी ने अपनी डेथ का इंश्योरेंस लिया तो उसकी डेथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सेबल होगा या नहीं होगा। अब उस मेंबर की डेथ हो जाती है, जितने टाइम के लिए उसने इंश्योरेंस लिया है उतने टाइम के अंदर, तो इन जो भी कॉन्ट्रैक्ट है हम उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जितने भी ये सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जो कि डिपेंड्स करते हैं किसी अदर इवेंट पे। ठीक, आइए देखते हैं डिफाइन कहाँ किया गया है। सेक्शन 31 के अंदर डिफाइन किया गया है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, एज पर सेक्शन 31 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, कुछ होना या ना होना क्या है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। ठीक है, कोलेटरल मतलब क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी। ठीक, सेकेंडरी है, तो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है, लेकिन इवेंट क्या है, इवेंट जो है वो सेकेंडरी है। अभी इवेंट का होना या ना होना वो किस पर डिपेंड करता है, फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यदि वह इवेंट हो रहा है तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट का हैपन हो जाएगा, हैपन जो है होगा कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे। ठीक है, आइए देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंडिमनिटी एंड गारंटी आर द एग्जाम्पल ऑफ द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंडिमनिटी एंड गारंटी क्या है, एग्जाम्पल है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, जैसे गारंटी के केस में लेते हैं, मैं बैंक से लोन लेता हूँ और कोई अदर पार्टी मेरे लिए गारंटी देती है। ठीक है, तो अब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर कर चुकी है वो पार्टी, जो अदर पार्टी मेरे लिए गारंटी दे रही है वो कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर कर चुकी है। ठीक है, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्सेबल होगी या नहीं होगी वो कब डिपेंड करता है। ठीक है, कब, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में मैं टाइम से पेमेंट कर देता हूँ बैंक को, तो उसकी लाइबिलिटी जो है राइज नहीं होगी। ठीक है, यदि मैं पेमेंट नहीं कर पाता हूँ तो अदर पार्टी की लाइबिलिटी राइज हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसेंशियल कुछ एलिमेंट है जिसके बिना कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। ठीक, जब तक ये एलिमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट नहीं होंगे, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है, द परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर इवेंट। ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो भी परफॉर्मेंस है उसको डिपेंड होना चाहिए किस पे, हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर इवेंट। ठीक है, फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड होना चाहिए। ठीक, सेकंड क्या कह रहा है, द इवेंट मस्ट बी कोलेट्रल, जो इवेंट है वह कोलेट्रल होना चाहिए। कोलेट्रल मतलब क्या, सेकेंडरी। ठीक है, इवेंट जो है सेकेंडरी होना चाहिए। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ठीक, अब डिपेंड इवेंट जो है वो सेकेंडरी है कि वो हैपन होगा या नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, और इवेंट जो है अनसर्टेन होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि सर्टेन है, मैं कंफर्म पता है, नहीं होना चाहिए। ठीक, अनसर्टेन होना चाहिए कम्प्लीटली। ठीक है, देखिए, ऑल द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फुलफिल्ड। इसेंशियल एलिमेंट, जो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या, प्रजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब ये कहाँ पे कितने होते हैं इसेंशियल एलिमेंट, 10 होते हैं और डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 10 में। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जो भी इसेंशियल एलिमेंट होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो सारे प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक, इसके अंदर आइए गाइज, अब इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को हम कब इन्फोर्स कर सकते हैं और कब इन्फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए कुछ रूल डिफाइन किए गए सेक्शन 32 से लेकर 36 तक। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला रूल देखते हैं क्या कह रहा है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन द हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर इवेंट। ठीक है गाइज, क्या होता है इसमें, कितनी बार ज़्यादातर टाइम ना स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन रूल्स के अंदर, तो इन जो कन्फ्यूजन होता है आपका वो आज दूर कर दिया जाएगा। ठीक, ध्यान से समझना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा ये टॉपिक। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे हैपनिंग पे डिपेंड करता है फ्यूचर में। ठीक,
अब कोई भी इवेंट जब हैपन होगा हम उसको इन्फोर्स करा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं पहले इसको। क्या कह रहा है, ए एग्री टू बी सम ऑफ मनी इफ सर्टेनशिप रिटर्न, ठीक है। क्या कह रहा है कि हैपनिंग के ऊपर डिपेंड है, तो मतलब सर्टेनशिप जब रिटर्न आएगा तो क्या है उसको इन्फोर्स किया जा सकता है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स ओनली वेयर द शिप रिटर्न, ठीक। जब शिप रिटर्न आएगा उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। इफ शिप नॉट रिटर्न देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। शिप रिटर्न नहीं आता है तो वे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है गाइस। देखिए, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ द अनसर्टेन इवेंट डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर इवेंट, ठीक है। कोई भी अनसर्टेन इवेंट है जो कि डिपेंड करता है फ्यूचर में उसके हैपन होने पर, ठीक। ऑफ ए फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट कांट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस अंटिल, जब तक कि डेट द इवेंट वॉज हैपन, ठीक है। जब तक कि वह हैपन नहीं हो जाता, जब तक हम उसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। इन्फोर्स नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि हैपनिंग के ऊपर डिपेंड है यहाँ पे, और जब तक वो इवेंट हैपन नहीं होगा तो उसको हम इन्फोर्स नहीं करा सकते, ठीक है। इफ़ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि वह कॉन्ट्रैक्ट जो इम्पॉसिबल हो गया या किसी भी कारण से हैपन ही नहीं होता, ठीक है, नॉन हैपनिंग होती है उसकी, तो हम उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते फिर कोर्ट के अंदर, ठीक है। ये क्या है, सेक्शन 2 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। आइए सेकंड रूल देखते हैं। इस सेकंड रूल में क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर इवेंट, ठीक है। फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है, अब क्या है कि नॉन हैपनिंग डिफाइन की गई है किसके अंदर, सेक्शन 33 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉन हैपनिंग पे। अब देखिए, ए एग्रीज टू बी ए सम ऑफ मनी इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। क्या कह रहा है कि यदि शिप नहीं आता है तो मैं आपको कुछ सम मनी जो है पे करूँगा, ठीक है। अब क्या है इसमें, द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स ओनली वेयर द शिप डज नॉट रिटर्न। कब इन्फोर्स किया जा सकता है उसको, कॉन्ट्रैक्ट को, जब शिप रिटर्न नहीं आएगा। इफ शिप रिटर्न देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। यदि शिप वापसी आ जाता है तो क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी लीगल डेफिनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, ठीक। व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल और नॉट बिफोर, ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई भी अनसर्टेन इवेंट है उसकी नॉन हैपनिंग यदि निश्चित है या इम्पॉसिबल डिक्लेयर हो गया है तो ही हम उसको इन्फोर्स करा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज नहीं करा सकते। यदि वह इवेंट हैपन होता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएगा, ठीक। गाइज सेक्शन 32 के अंदर डिफाइन किया गया है कि हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। और सेक्शन 33 किस पे, नॉन हैपनिंग को डिफाइन करता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं आगे। देखिए गाइस थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए पर्सन एक्टिंग इन ए पर्टिकुलर वे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कोई भी अनसर्टेन इवेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कंडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी भी पर्सन के कंडक्ट। यदि वो पर्सन कंडक्ट करता है, ठीक है, वो पार्टी जो है अदर पार्टी एक्शन करती है, ठीक है, तो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड होगा, ठीक। देखिए इफ़ ए प्रोमिस डिपेंड्स ऑन द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, ठीक है, कोई भी प्रोमिस किसी भी थर्ड पार्टी के एक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, इट विल बिकम वॉइड शुड सच थर्ड पार्टी रिफ्यूज टू डू द एक्ट, ठीक है। यदि थर्ड पार्टी उसको एक्ट करने से मना कर देती है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक। यदि किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, देखिए इफ़ ए प्रोमिस टू बी ए सम ऑफ मनी इफ़ बी मैरिड विथ सी, ठीक। क्या कह रहा है कि बी यदि सी से मैरी करता है तो ए जो है बी को सम ऑफ मनी देगा, ठीक। बट क्या है, सी मैरी डी, लेकिन सी ने मेरी पहले ही क्या करा, डी से मैरी कर ली, ठीक है। नाउ द मैरिज ऑफ बी टू सी बिकम इम्पॉसिबल, ठीक है, ऑल दो इट इज़ पॉसिबल इफ़ डी डाई, ठीक। क्या कह रहा है कि पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या है, थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड थी, थर्ड पार्टी जो है पॉसिबल ही नहीं है, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्स नहीं करा सकते हम, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को। आइए फोर्थ देखते हैं। गाइस देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ ए इवेंट विद इन ए फिक्स टाइम। अब क्या कह रहा है कि हैपनिंग पे तो डिपेंड करता है, ठीक। जैसा हमने 32 में देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट जो था हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ भी हैपनिंग पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन विद इन फिक्स टाइम होना चाहिए। जितना टाइम पार्टी ने फिक्स किया है उसी टाइम के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट मेड होना चाहिए, ठीक। उसी टाइम के लिमिट के अंदर क्या है कि जो भी एक्ट हो रहा है वो एक्ट परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, ए प्रोमिस टू बी, ठीक है, पे सम सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है, इफ़ द सर्टेनशिप रिटर्न विद इन ए ईयर, ठीक है। क्या कह रहा है कि सर्टेनशिप यदि रिटर्न आता है, यहाँ पे क्या है, हैपनिंग तो हो गई कि सर्टेनशिप रिटर्न आने की, लेकिन क्या कह रहा है, विद इन ए ईयर, फिक्स टाइम लिमिट है कि 1 साल के अंदर, ठीक है। यदि सिर्फ रिटर्न आता है तो द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ,
इफ़ द शिप रिटर्न विद इन अ ईयर एंड बिकम वॉइड इफ़ द शिप डज नॉट रिटर्न। ठीक है, क्या हो जाएगा कि हो जाएगा यदि शिप रिटर्न नहीं करता या 1 साल के बाद रिटर्न करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी लीगल डेफिनेशन क्या है। देखिए, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ़ अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स टाइम। ठीक है, बिकम वॉइड, कब वॉइड हो जाएगा? इफ़ द एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स टाइम। ठीक है, यदि 1 साल के बाद जो शिप आता है, ठीक है, सच इवेंट डज नॉट हैपन और बिफोर द टाइम फिक्स्ड, ठीक, सच इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। अब क्या है, हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और विद इन ए फिक्स टाइम आना चाहिए। यदि वह टाइम लिमिट के बाद आता है तो वह वॉइड हो जाएगा या वह इम्पॉसिबल हो जाए। ठीक है, कि होगा ही नहीं तो भी वह वॉइड हो जाएगा। ठीक है, आइए फिफ्थ देखते हैं। गाइस देखिए फिफ्थ में क्या कह रहा है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ ए इवेंट। ठीक है, जैसे 33 में डिफाइन किया गया था हैपनिंग नॉन हैपनिंग को, यहाँ भी नॉन हैपनिंग है लेकिन विद इन ए फिक्स टाइम लिमिट होना चाहिए। जो भी टाइम लिमिट जो है प्रिस्क्राइब्ड की गई थी उसी टाइम लिमिट के अंदर जो है नॉन हैपनिंग होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ए प्रोमिस टू बी, ठीक, पे उसने कुछ ए ने जो है बी से प्रोमिस किया कुछ सम ऑफ मनी देने के लिए इफ़ द सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन ए ईयर। यदि 1 साल के अंदर जो है शिप जो है रिटर्न नहीं आता है देन कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड। ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम इन्फोर्स करा सकते हैं इफ़ शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर। यदि शिप रिटर्न नहीं आता है तो हम उसको इन्फोर्स करा सकते हैं, और यदि शिप रिटर्न आ जाता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कब आना चाहिए? विद इन अ ईयर, टाइम लिमिट उसने जो है तय कर दी है। ठीक है, आइए सिक्स देखते हैं। सिक्स क्या कह रहा है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अब क्या है कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंड करता है। ठीक, देखिए इफ़ एन इम्पॉसिबल इवेंट आर हैपन आर वॉइड, कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट है हमें पता है होगा ही नहीं लेकिन वो किसी भी कारण से हैपन हो जाता है बाई चांस, 1% चांस होता है, वैसे तो भाई 0% ही है कि इम्पॉसिबल इवेंट हैपन हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। वेदर द इम्पॉसिबिलिटी इज नोन और नोट द पार्टी, यदि पार्टी उसकी इम्पॉसिबिलिटी को जानती हो या ना जानती हो। ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। व्हेन द एग्रीमेंट इज मेड, सेक्शन 36 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। अब गाइस देखिए एक ओवरव्यू देखते हैं। देखिए यहाँ पे गाइस 32 के अंदर डिफाइन किया गया है किसको, हैपनिंग को। ठीक है, और 33 के अंदर किसको डिफाइन किया गया है, नॉन हैपनिंग को। ठीक, सेक्शन 34 के अंदर डिफाइन किया गया है कि कोई भी थर्ड पार्टी के द्वारा जो है कंडक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्स करा सकते हैं। यदि थर्ड पार्टी रिफ्यूज़ कर देती है तो हम उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। ठीक है गाइस, देखिए आगे 35 के अंदर डिफाइन किया गया है किसको भाई, हैपनिंग को विद इन ए फिक्स टाइम। ठीक है, हैपनिंग होगी लेकिन फिक्स टाइम के अंदर होगी। सेक्शन 35 सब सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन किया गया नॉन हैपनिंग को, लेकिन किसके अंदर, फिक्स टाइम लिमिट के अंदर। ठीक, 36 क्या कहता है कि इम्पॉसिबल है कि कोई इवेंट होना ही इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब यदि वो इवेंट होगा इम्पॉसिबल है तो वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।